Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Visualize India. This is प्रतिमा. आज हम लेंगे ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड, चैप्टर थर्ड लेंगे हम आवर चेंजिंग अर्थ, जिसका हम लेंगे आज पार्ट फर्स्ट. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. ऑलराइट, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिथोस्फेरिक प्लेट्स. लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है? The earth is secretly broken into large pieces like a cracked eggshell. These are called टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ठीक है, जो हमारा अर्थ है उसका जो क्रस्ट है, ठीक है, उसका क्रस्ट में क्या है, वो उसका पूरा क्रस्ट पार्ट काफ़ी लार्ज और काफ़ी स्मॉल पीसेस में क्रैक है. वहाँ पे बीच बीच में क्रैक्स पड़े हुए हैं. उन क्रैक्स को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ठीक है, थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं. जो हमारा अर्थ का क्रस्ट पार्ट है उसमें काफ़ी लार्ज में और कुछ बड़े बड़े पीसेस, कुछ छोटे छोटे पीसेस में, कुछ इरेगुलर शेप्ड में. ठीक है, मतलब उनका कोई शेप फिक्स नहीं है. ऐसे इरेगुलर शेप में काफ़ी स्लैब्स हैं, प्लेट्स हैं. ठीक है, अलग अलग कट्स लगे हुए हैं उनमें. तो वो जो क्रैक्स है वो क्रैक्स क्या कैरी करते हैं? कॉन्टिनेंट और ओशियनिक फ्लूइड्स में. देखिए, जो क्रस्ट है, इतना तो आपको पता होगा, क्रस्ट में ओशियनिक और कॉन्टिनेंट दो तरीके के होते हैं. ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट. और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? ओशियनिक. ओशियनिक में क्या है? सी, पानी पानी है. ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है उसमें तो उसका एक फिक्स्ड लेंथ है. ठीक है, क्योंकि वो हार्ड है, वो लैंड है. ठीक है, लेकिन जो ओशियनिक है उसमें पानी है. तो अब ये तो है नहीं कि सिर्फ पूरा पानी पानी है, उसमें उसकी पानी की कहीं तो सतह होगी नीचे, कहीं तो वो होगा लैंड, कि उसके बाद में पानी का जो लैंड होगा वो लैंड लास्ट लेवल होगा, उसमें बाद में नीचे पानी नहीं होगा. ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ नीचे पानी पानी है, कि आपको ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो आप नीचे 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 पता नहीं कहाँ मिलोगे. ये तो पॉसिबल है नहीं. तो इस तरीके से जो क्रस्ट है उसको टू पार्ट्स है उसके, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक. ये हमने लास्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में इजीली पढ़ लिया था और बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया था. अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मेरे लास्ट वीडियो आप एक बार चेक कर लीजिए, ताकि उसमें आपको फिर से ये जो सारी चीज़ें एक बार वापस रिकॉल हो जाए अच्छे से. ठीक है, तो ये जो है कॉन्टिनेंट और ओशियनिक फ्लोर है. ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारा अर्थ है उसको काफ़ी उसमें छोटे छोटे और बड़े बड़े क्या है, क्रैक्ड है, क्रैक पड़े हुए हैं. उन क्रैक को हम उन प्लेट्स कहते हैं या स्लैब्स कहते हैं. उन प्लेट्स को क्या कहेंगे? टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ओके, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, तो अब इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे क्या है पहले ये समझते हैं. ठीक है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो क्या करती है? मूव करती है बहुत ही स्लोली स्लोली स्लोली. आप सोच रहे होंगे कि मैडम हमें तो पता ही नहीं चलता कब मूव करती है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, हमें तो कभी फील ही नहीं हुआ ऐसा कि कभी कोई मूव भी कर रही है क्या. लेकिन नहीं, ये जो प्लेट्स है ये बहुत ही स्लोली मूव करती है, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स इन ईच ईयर. ठीक है, हर एक साल में कोई फ्यू मिलीमीटर वो मूव करती है. क्यों? दिस इज बिकॉज कि जो मूवमेंट है मोल्टन मैग्मा का, वो इनसाइड जो हमारे अर्थ के अंदर क्या है, मोल्टन मैग्मा है. ठीक है, ऊपर आके वही मोल्टन मैग्मा क्या बन जाता है? लावा. लेकिन जब वो इनसाइड द अर्थ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? मोल्टन मैग्मा. ठीक है, उस मोल्टन मैग्मा की वजह से जो अर्थ है, जो ये प्लेट्स है वो क्या करती है? मूव करती है बहुत ही स्लोली स्लोली, मतलब आपको फील भी नहीं होता है. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट करती है ये एक सर्कुलर मैनर में मूव करती है. ठीक है, कि मतलब ऐसे नहीं कि कैसे भी इरेगुलरली कैसे भी मूव कर रही है, कभी राइट टू लेफ्ट हो रही है, कभी लेफ्ट टू राइट हो रही है, मतलब कभी क्लॉकवाइज है या कभी एंटी क्लॉकवाइज. ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही एक सर्कुलर मैनर में मूव करती है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो ये प्लेट्स है वो मूव करती है. ठीक है, अब जो ये मूवमेंट है हमारा, ये क्यों होता है? ये मोल्टन मैग्मा की वजह से होता है, ये मैंने आपको बताया अभी. लेकिन अब ये मोल्टन मैग्मा की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है उसके बाद में ये तो स्लोली होता है, लेकिन कभी कभी जो ये मोल्टन मैग्मा है ये क्या होता है, इन क्रैक्स में से फूट के बाहर निकलता है. ठीक है, किस रूप में?
इन किस रूप में, इन अर्थक्वेक और किस रूप में, हमारे जो ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, भूकंप वगैरह आते हैं, ये किस वजह से आते हैं, इसी वजह से आते हैं कि कभी अर्थक्वेक की वजह से हो जाता है और कभी वॉल्केनो इरेक्शन हो जाता है, तो भी ये मोल्टन मैग्मा, ये जो क्रैक्ड पड़ी हुई है, इनमें से निकल के बाहर आती है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं, इस पिक्चर में आप देखिए, इसमें क्रैक्स हैं, आपको अच्छे से नजर आ रहे हैं, जो पर्पल कलर के जो ये देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो पर्पल कलर का जो कट्स लगे हुए हैं क्रैक्ड शेप में, है ना, ये है हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स में से क्या होता है, मोल्टन मैग्मा बाहर आता है। किस रूप में आएगा, या तो वॉल्केनो के रूप में या फिर अर्थक्वेक में। ठीक है, इन शेप्स में वो बाहर आता है मोल्टन मैग्मा, और बाकी टाइम वो क्या करता है, धीरे 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 मूव करता रहता है। और एक बार कभी आता है वो झटके से मूव करता है, तो क्या होता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है या अर्थक्वेक आता है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। ठीक है, तो एक्टिविटी में क्या है कि एक गर्म पानी का एक बीकर है, उसमें वाटर डाल रखा है और वो गर्म हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक कलर्ड पेपर डाल देंगे। ठीक है, कलर्ड या बिना कलर का वॉटेवर, ठीक है, एक पेपर डाल देंगे, और जैसे वो हीट नीचे से उसको हीट मिल रही है बीकर को, और वो पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे ही हम पेपर डालेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो नीचे से जो गर्म पानी की आ रही है, गर्म पानी जो नीचे से ऊपर उठ रहा है, वो क्या करेगा, पेपर को एक साइड में धकेल देगा। ठीक है, क्यों? अब क्वेश्चन ये होता है क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही नीचे से जो गर्म पानी है, वो जैसे गर्म पानी होगा, वो ऊपर का जो ठंडा पानी वो नीचे जाएगा, नीचे का ठंडा पानी, इसका एक रीज़न है कि जब पानी गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, उसको हीट की वजह से वो ऊपर की तरफ उठता है, तो जैसे ही वो पानी ऊपर की तरफ उठेगा और ठंडा पानी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, जो जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठेगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा पेपर है वो गर्म पानी उसको एक साइड में पुश करेगी। ठीक है, एक साइड में उसको पुश करेगी, एक साइड में उसको धक्का देगी, तो वो एक साइड में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये दोनों साइड की तरफ से होगा। ठीक है, तो ऊपर से जाके वो पानी वापस नीचे आएगा, फिर नीचे से वापस ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से वापस नीचे आएगा। ऑलराइट, ये समझ में आया किस तरीके से जो गर्म पानी है वो ऊपर से जाके वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, यही सिमिलर सा जो चीज़ है, यही सिमिलर चीज़ किसके साथ होती है, मोल्टन मैग्मा के साथ। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, आपको ये तो पता है कि सबसे पहले क्रस्ट आता है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में मैंटल आता है। ठीक है, तो जो क्रस्ट के बाद में मैंटल आता है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लर्न है। ठीक है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ आई अगेन रिपीट, आप अपना चैप्टर 2 चेक कर लीजिए, उसके मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस बना चुकी हूँ, वो एक बार वापस देख लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट्स है, ताकि आपको ये जो टर्म्स मैं यूज़ ले रही हूँ वो आपको क्लियर रहे, है ना। तो सबसे पहले क्रस्ट है, देन उसके बाद में मैंटल है। क्रस्ट में भी क्या, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसके ऊपर क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ऑलराइट, तो जो हमारे मोल्टन मैग्मा है ना, वो क्या होती है, वो भी ऐसे ही काम करती है बॉइलिंग वाटर की जैसे। ठीक है, वो क्या करेगी, वो नीचे से ऊपर उठेगी, फिर क्योंकि मैग्मा है, नीचे हीट है, आपको पता है ना, नीचे बहुत गर्म है, नीचे हीट है, तो वो नीचे से ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से ये जो ऊपर नीचे का डांस वो करती है। इससे क्या होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उसको वो क्या करती है, पुश करती है। ठीक है, धकेलती है, जिससे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लेट्स मूव करती है, वो इसी रीजन से मूव करती है। अब आपको समझ में आया कि वो मूव क्यों करती है। आप ये तो नहीं समझ रहे होगे कि मैडम पता नहीं क्या झूठ बोल रही है। ऐसा झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, ये बात मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया है कि किस तरीके से जैसे ही मोल्टन मैग्मा ऊपर आएगी फिर वापस नीचे जाएगी,
फिर वापस ऊपर आएगी, फिर वापस नीचे जाएगी। तो जैसे वो ऊपर आएगी तो वो थोड़ा सा पुश करेगी किसको, लिथोस्फेरिक प्लेट को। वो प्लेट को वो पुश करेगी तो वो थोड़ा सा हिलेगी, मूव करेगी, है ना। और ये साल में बहुत 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 कम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू हर 2-4 दिन में हो रहा है, नहीं, साल में कोई बहुत ही कम होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। लेकिन जब कभी ये झटके से आता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। ऑलराइट, जब कभी झटके से आएगा तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा उस पर जो प्लेट है लिथोस्फेरिक प्लेट, उस पर सब बहुत ज़्यादा जोर लगेगा, वो बहुत ज़्यादा मूव होगी, तो वो क्या होगी, अर्थक्वेक आएगा। ऑलराइट, तो अर्थक्वेक आने की वजह से जो हमारे घर मकान हैं, हम लोग हैं, और जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो सब में तोड़ फोड़ हो जाएगी, ये सब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हमने बात कर ली है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्थ के मूवमेंट की, ठीक है। अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो किस किस तरह से हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एंडोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं वो किस रीजन से होते हैं, पहले ये समझते हैं। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो होते हैं इनसाइड द अर्थ। ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक ये 2 चीजें हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है वो इनसाइड द अर्थ होती है। जो हमारे अर्थ के अंदर कभी कभी क्या होता है, कुछ सडनली मूवमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, सडनली, और कभी कभी कुछ स्लो मूवमेंट्स भी होते हैं, जिस वजह से ये फोर्सेस बाहर निकल के आती है। जैसे कि सडन फोर्सेस में कौन कौन से हुए, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ठीक है। और इसके अलावा और कौन से होता है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, उसमें क्या होता है, बिल्डिंग माउंटेन्स। देन उसके अलावा है हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, वो फोर्सेस जो कि बाहर की तरफ से होता है, समझ में आया, ठीक है। जैसे कि जो एक तो एंडोजेनिक होगा जो इनसाइड अर्थ के अंदर से होगा, लेकिन जो एक्सोजेनिक होगा वो बाहर से जो हमारा अर्थ की जो मूवमेंट है उसको इफेक्ट करेगा। जैसे कि रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, ये सब भी हमारे जो अर्थ है उसको कहीं ना कहीं से इफेक्ट करते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्केनो की, ठीक है। वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो में क्या होता है, ये अर्थ के क्रस्ट पे होता है, ठीक है, जिसमें जो मोल्टन मटेरियल का जो पार्ट है इरप्ट होके वो क्या होता है, सडनली बाहर आता है, ठीक है। अब पहले इसके देखते हैं ये जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो इरेक्शन होता कैसे है। देखिए, इसमें सबसे पहले अपन सेकंड पिक्चर में आते हैं। सेकंड पिक्चर में क्या है कि इसमें नीचे नीचे आप देखिए रेड कलर का एक बना हुआ है, ठीक है। वो जो रेड कलर का फील्ड आउट है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, नीचे की साइड क्या होता है, मैग्मा, और ऊपर आने के बाद वही चीज़ क्या बन जाती है, लावा। तो जो मैग्मा है वो इरेक्ट होके क्या हुआ, ऊपर गया, ठीक है। जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेंट। ऑलराइट, तो जब ये वेंट बन के ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाकर जब वो फटता है, कहाँ पे, अर्थ के क्रस्ट पे, ठीक है। तो जब अर्थ के क्रस्ट पे वो फटता है तो जो फट के जब वो बाहर आता है उसको हम क्या कहेंगे, लावा, ठीक है। और जो फट के जो बाहर आता है, और जो एक चीज़ और, जब भी वॉल्केनो इरेक्शन होता है तो उसके साथ में काफ़ी कुछ नीचे का जो मटेरियल है वो भी बाहर आता है, ठीक है। कुछ पत्थर वगैरह आते हैं, कुछ अलग तरह के स्टोन्स वगैरह आते हैं, है ना। तो काफ़ी ये सब चीज़ें भी आती हैं। इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं हम, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है। जो ये अलग अलग तरीके के स्टोन्स वगैरह आते हैं, अलग अलग तरह के पत्थर वगैरह आते हैं, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक बॉम्ब्स। ऑलराइट, देन उसके बाद में जो ये इरेक्शन हुआ, इरेक्शन होके जैसे ही फट गया तो मतलब उसमें क्या हीट ही तो होती है। हीट होने के बाद में वो धुआं निकलेगा, उस धुएं को क्या बोलते हैं, ऐश, स्टीम या गैस, ठीक है। और उसके बाद में जैसे एक तो हो गया इसका मेन वेंट, ठीक है। और जब दूसरी, एक तो हो गया मेन जो ऊपर की लाइन से जो बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट जाके वो फटता है, इरेक्ट होता है। और एक होता है कि उसी जो ऊपर वाली लाइन जा रही है उसमें से ही वो अलग अलग साइड से भी
वो निकलता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेंट। ऑलराइट। और उसका जो उसमें से इरेक्ट होकर जो आता है, जो समान मटेरियल बाहर आता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स। ऑलराइट। तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से वॉल्केनो का इरेक्शन होता है। वो नीचे के जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर से, अर्थ के जो क्रस्ट है वहाँ से जो मोल्टन मैग्मा है वो इरेक्ट होके वो ऊपर की तरफ आती है और ऊपर की तरफ फट जाती है, इरेक्शन हो जाता है। और इरेक्शन होके उसके जो अंदर के जो मटेरियल है वो सब भी अपने साथ बाहर लेके आती है। ऑलराइट। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि जब वॉल्केनो इरेक्शन होता है तो काफ़ी कुछ मटेरियल बाहर आता है, लेकिन ये भी है कि जब वॉल्केनो इरेक्शन होता है तो इसमें काफ़ी कुछ हमें नुकसान भी होता है। जो आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो मतलब उनके एक तरीके का उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है उस वक्त, क्योंकि वो इतना बहुत गर्म होता है और इतना आसपास का एरिया इतना कवर अप कर लेता है कि आसपास के जो लोग होते हैं, उनके घर वर होते हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, सब कुछ फिनिश हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में वॉल्केनो इरेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है अभी, है ना। और लेकिन हाँ, जापान में है, काफ़ी और जगह भी है, जापान वगैरह इन सब साइड में भी वॉल्केनो का इरेक्शन होता है। तो वहाँ पे जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की और इन सब की बहुत लॉसेस होते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। हमने पहले वॉल्केनो की बात कर ली थी, वॉल्केनो इरेक्शन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, ये आप सब जानते हैं अच्छे से। ठीक है। तो चलिए, जो मूवमेंट होता है लिथोस्फीयर प्लेट्स पे, जो मूवमेंट्स होता है उनकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ के जो सरफेस है उस पर क्या होता है, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आया समझ में। जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उस पे क्या होता है, मूवमेंट्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है उस पे वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है और इन वाइब्रेशंस को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। देखिए, नीचे होता है मैग्मा। ठीक है। मैग्मा और जो हमारा क्रस्ट है उसके नीचे क्या होता है, मैग्मा। ठीक है। और जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, जिसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारा मैग्मा है, जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उसके नीचे क्या होता है, मैग्मा। ऑलराइट। ठीक है। जो मैग्मा है उनकी वजह से हमारे लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है वो क्या करती है, मूव करती है ना। तो जैसे वो मूव करेगी, जैसे वो उसमें मूवमेंट होगा, उससे क्या होगा, जो हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसमें वाइब्रेशन होगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो मैग्मा होता है उसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है। ऑलराइट। तो उससे क्या होगा, जो हमारे अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन होगा, उन वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। आया समझ में। ये था अर्थक्वेक के बारे में। अब अर्थक्वेक क्यों होता है, तो एक रीज़न तो ये हो गया क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे मूवमेंट होता है, किसका, मैग्मा का। ऑलराइट। और इसके अलावा भी और क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो हम सबसे पहले अर्थक्वेक का फर्स्ट पिक्चर लेते हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, एक लिखा हुआ है 1, दूसरी जगह लिखा हुआ है 2। आया समझ में। ये है 2 हुई हमारी प्लेट्स, बीच में एक पार्टीशन किया हुआ है। ठीक है। तो इन पार्टीशंस का मतलब ये 2 हमारी प्लेट्स हो गई। ऑलराइट। कौन सी, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो ऑरेंज कलर की है ऊपर। ठीक है। नीचे जो रेड कलर का करा हुआ है कलरिंग, वो क्या है, हमारा कौन सा पार्ट है, दैट इज क्रस्ट। ऑलराइट। ठीक है। तो और उसके नीचे नीचे जो एक सेंटर पॉइंट है, दिस को लिखा हुआ है फोकस, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज अ ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। ठीक है। जो हमारे अर्थक्वेक है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। उस पॉइंट से स्टार्ट होके वो बिल्कुल आगे तक जाकर, काफी आगे तक जाके फैलता है। ऐसे नहीं कि वो एक ही पॉइंट से जाके सीधा ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं। वो जैसे कि इसमें राउंड शेप में दिखाया गया है, राउंड 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 शेप में जो दिखाए गए हैं, ये सब क्या है, इसके वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशंस तो फैलती है, वो कोई ऊपर जाके थोड़ी ना फैलती है, वो नीचे से जहाँ उसका एक फोकस पॉइंट है वहीं से ही वो फैलना स्टार्ट हो जाती है। और वो फैल के वो ऊपर तक जहाँ तक भी जाएगी वहाँ तक वो फैलती हुई जाएगी। ठीक है। वो और जगह स्पेस अपने कवर अप में लेगी। ठीक है। तो
जो ऊपर जैसे फोकस आपको समझ में आ गया, उसके बाद में जब हम बात करते हैं इसकी लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में, तो प्लेट्स के ऊपर आप देखिए एक और सेंटर है, उस सेंटर को क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर। ठीक है, एपिक सेंटर क्या होता है, जहाँ पे सरफेस जो होता है वहाँ का फोकस होता है। ऑलराइट, समझ में आया आपको? जो फोकस होता है वो कहाँ का होता है, नीचे जो हमारा क्रस्ट है उसका सेंटर पॉइंट होता है, और जो एपिक सेंटर है वो किसका होता है, वो जो हमारा सरफेस है उसका सेंटर होता है, उसका फोकस पॉइंट होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, ये सरफेस का क्या हुआ, हम जहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ऑलराइट, देन उसके बाद में जो लिखा हुआ है प्लेट बाउंड्री, ये आपको समझ में आ गई, ये बाउंड्री है, ये दो अलग अलग प्लेट्स को डिवाइड कर रही है। फिर उसके बाद में है सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये कोई एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, ये सारे डायरेक्शन में फैलता है। जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो वो सारे डायरेक्शन में फैलता है, रेदर देन ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद में जो इसका वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, एपिक सेंटर से वाइब्रेशंस जो होंगे हमारे अर्थक्वेक के, वो एपिक सेंटर से सारी जगह फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले फोकस से आएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, वाइब्रेट करते हुए आएंगे ऊपर की तरफ, देन उसके बाद में गोल राउंड शेप में वो सारी जगह पर वाइब्रेट होंगे, जिससे हमारे जो बिल्डिंग्स वगैरह है, स्कूल्स वगैरह है, कॉलेजेस वगैरह है, हॉस्पिटल्स वगैरह है, ये सब कुछ हिलने लग जाएगा सरफेस पे। ठीक है, नीचे फोकस से आएगा, नीचे जो हमारा क्रस्ट है वहां से आएगा ऊपर की तरफ फैलता हुआ, देन उसके बाद में ऊपर सरफेस पे आके वो राउंड शेप में क्या करेगा, बिल्कुल सरफेस पे आके सारे जो घर मकान वगैरह है सब पे वाइब्रेट होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा तो घर मकान हिलेंगे, तोड़ फोड़ होगी। ठीक है, यह है समझ में? ऐसे ही सिमिलर से हमारा सेकंड जो पिक्चर है वो भी ऐसी ही है। इसमें भी देखिए बीच में जो रेड कलर का है दैट इज फोकस। फोकस होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो इसमें सेस्मिक वेव्स आ रहे हैं, राउंड 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 शेप में सेस्मिक वेव्स आ रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जो ऊपर की तरफ सरफेस पे जाके वो क्या है, एपिक सेंटर। ऑलराइट, ठीक है, एपिक सेंटर। और जहां पर एक चीज और, जहां पर इसका वाइब्रेट का फोकस पॉइंट होगा, ठीक है, जो फोकस पॉइंट होगा वो ही ऊपर सरफेस पे भी उसी का वो ही एपिक सेंटर होगा, वहां सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक होगा, वहां सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगा और वहीं सबसे ज्यादा नुकसान भी होगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ये दो पिक्चर्स है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पिक्चर में क्या है कि देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा ली इस अर्थक्वेक ने। वाह यार, ये तो काफी खतरनाक ही है। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस है। इसमें जो इसका है फोकस, वो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो नीचे से, इस बिल्डिंग के जस्ट नीचे इसका फोकस पॉइंट है। तभी देखिए इतना खतरनाक तरीके से आ रहा है कि बिल्कुल पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा ली इसने। सेकंड पिक्चर में क्या है कि इसमें देखिए नीचे से किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, वो आसपास आके उसने बिल्कुल ब्रेक कर दिए बीच में से। सरफेस को देखिए बिल्कुल दो पार्टीशन में बट चुकी है ये, है ना। अब ये दो पार्टीशन में बटने के बाद इसके जो ये ट्रीज वगैरह है, जो घर वगैरह है, वो सब कुछ क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। देखिए ये है किस तरीके से आपका भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, जब वो नीचे इसका जो मेन फोकस पॉइंट होगा वहां से जब वो ऊपर की तरफ उठेगा तो वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, जो कि भुज में आया था इन 2001 में। ठीक है, आपको सबको पता होगा कि 2001 में 26 जनवरी के दिन अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो एक तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे था, तो सब बच्चे उस टाइम पे मॉर्निंग के टाइम पे आया था, सुबह सुबह 10-11 बजे के अराउंड। तो उस टाइम पे क्या था, सब लोग अपने स्कूल्स में थे, जो फंक्शंस चलते हैं उस टाइम पे 26 जन का, तो वो सब फंक्शंस सब बच्चे, काफ़ी पेरेंट्स वगैरह सब स्कूल्स कॉलेजेस में अटेंड कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे अर्थक्वेक आया था अराउंड 6.9
6.9 की स्पीड में वो आया था अर्थक्वेक इन 26 जनवरी। ठीक है, कहाँ पे? भुज में। भुज कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ था? स्कूल्स में हुआ था। वहाँ अराउंड 971 स्टूडेंट्स और अराउंड 31 टीचर्स की डेथ हुई थी। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ स्पेल की थी। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। उसके अलावा वहाँ पे जो फूड वगैरह है, ब्लैंकेट्स वगैरह है, मेडिकल सप्लाईज वगैरह, वो काफ़ी दिन तक तो पहुँच भी नहीं पाई थी। उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पे वो सब चीज़ें पहुँचना स्टार्ट हुई। फोन लाइंस, पाइप लाइंस, इन सब का भी जो था बिल्कुल ब्रेकआउट हो चुके थे ये, क्योंकि ये सब जो आपको पता होगा, पाइपलाइंस वगैरह सब आजकल अंडरग्राउंड होते हैं। तो ये जो भूकंप नीचे से आया तो ये सब चीज़ें टूट गई। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और उसके अलावा जो इमरजेंसी वहाँ की जो भुज है उसको इमरजेंसी घोषित कर दिया था उस स्टेट में, कि प्रेसिडेंट की तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था उस स्टेट को। और उसके अलावा वहाँ के जो सीएम है उन्होंने भी अपील की थी सबसे कि भाई हमें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कच्छ और भुज दोनों ही जगह, कच्छ में कम आया था लेकिन भुज में बहुत ज़्यादा आया था। आप ये कह सकते हैं वहाँ का जो फोकस पॉइंट था वो शायद भुज ही था। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आया था और सबसे ज़्यादा नुकसान वही हुआ था। लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट था वो सब जगह हुआ था। इवन भुज गुजरात में है तो वहाँ से उसका जो भूकंप का वाइब्रेशन है वो राजस्थान पे भी पड़ा, पंजाब पे भी पड़ा, दिल्ली पर भी पड़ा। आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ सब ने उस वाइब्रेशन को फील किया। वो हर जगह भूकंप आया था, लेकिन इतना नुकसान कहीं पर भी नहीं हुआ जितना नुकसान भुज और कच्छ में हुआ। ठीक है, तो ये थी भुज की क्या केस स्टडी, आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब सबसे बड़ी बात, व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, जब अर्थक्वेक आए अचानक से, क्योंकि ये बता के तो आता नहीं है, ये जो भी होते हैं ये सब बता के तो आते नहीं है, ये सडनली आते हैं, ऑल ऑफ द सडन इनका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जब अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले है ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन। ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ड्रॉप, नीचे बैठ जाइए। ठीक है, उसके बाद में खुद को कवर कर लीजिए। कहाँ पे? अगर आप कहीं स्कूल कॉलेज में हैं, कहीं ऑफिस वगैरह में हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन है, अगर उसके आसपास कोई फर्नीचर वगैरह, टेबल कुर्सी वगैरह, तो टेबल के नीचे बैठ जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ऊपर से तोड़फोड़ हो रही है, जो ऊपर से बिल्डिंग्स वगैरह गिरेगी, वो डायरेक्ट आपके हेड पे नहीं गिरेगी। ठीक है, वो डायरेक्ट, इससे आप एटलीस्ट बच जाओगे। ठीक है, तो नीचे बैठ के किसी चेयर टेबल के नीचे आप बैठ जाइए हेड करके, और उसको जो टेबल चेयर वगैरह जो भी है उसको अच्छे से आप होल्ड ऑन कर लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं है, ऐसे ये मत समझ लेना आप कि भाई हमने ऊपर बुक रख ली है और ना बोल रहे हैं कि मैडम ने कहा था कि नीचे ना होके बैठ जाना और ना ऊपर कुछ रख लेना सर पे, तो मैंने ऊपर बुक रख ली है। बुक से कुछ नहीं होने वाला भाई, बुक से सीधा सर फूटेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले नीचे बैठना, किसी मजबूत चीज को, कोई मजबूत सी, कोई स्ट्रांग सी जो चीज होगी उसको होल्ड करना, उसको पकड़ना और उसके नीचे बैठना। ठीक है, ताकि आप सेफ रहो। ऑलराइट, बुक आपको सेफ नहीं रख सकती है, बुक भी डिस्ट्रॉय होगी और आप भी। ऑलराइट, तो ठीक है, इसके अलावा ये तो बेसिक चीज। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? हमें काम डाउन रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं कि हम चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, वो सब नहीं। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं लोग। मतलब अगर आप इजीली वो चीज़ मैनेज भी कर सकते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो काम डाउन रहिए। इसके अलावा हो सके जितना तो ये जो हमारी चीज़ें होती है, विंडोज़, इलेक्ट्रिसिटी की लैंप्स वगैरह, इन सब से दूर रहिए। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, वॉल्स होते हैं, पावर पोल्स होते हैं, उन सब से भी दूर रहिए। ठीक है, और घर से बाहर आ जाइए, क्योंकि खुले मैदान जहाँ पे होंगे, खुले ग्राउंड्स, ओपन ग्राउंड्स जो होते हैं वहाँ पे आके खड़े हो जाइए, जिससे कि आसपास की जो बिल्डिंग्स गिरे तो वो आपके ऊपर ना गिरे। ऑलराइट, और जहाँ पे क्राउडेड एरिया है वहाँ पे जो क्राउडेड एरिया है वहाँ पर जो टेबल्स वगैरह है उन सब के नीचे आप, जो क्राउडेड वाला एरिया है उसमें क्या होगा कि काफ़ी सारे लोग रहेंगे, तो आप
कहाँ जाओगे, बहुत बाहर भी जाओगे तो भी मतलब बिल्डिंग्स रहेंगी आसपास, तो इससे बेटर है कि आप नीचे हेड करके और अपने हेड को बचा लीजिए। ठीक है, उस टाइम पे ड्राइविंग बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, ड्राइविंग जहाँ पर भी है वहीं पे स्टॉप हो जाइए और बाहर निकल कर और किसी खुले जगह पे चले जाइए। उसके अलावा अगर जो व्हील चेयर डिसेबल पर्सन है, व्हील चेयर पे है, तो उसे अपने व्हील चेयर को रोक के अपने हेड को अपने आर्म्स के ऊपर अपने आर्म्स को अपने हेड के ऊपर रख के अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस है जिसमें आप अर्थक्वेक के टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अर्थक्वेक के जो नुकसान है उससे एटलीस्ट खुद को बचा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ की। ठीक है, सिस्मोग्राफ के बारे में जानने से पहले हम एक बात और जानते हैं कि जो अर्थक्वेक है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। ठीक है, ये तो आप समझते हैं कि उसको बता नहीं सकते कि वो कब अर्थक्वेक आने वाला है कब नहीं। लेकिन जो पीपल्स हैं, लोकल पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अंदेशा लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है कुछ एडॉप्टेड मेथड के साथ। कैसे? जैसे कि एनिमल्स के बिहेवियर से। एनिमल्स को इन सब चीज़ों का जो भी अर्थक्वेक है इन सब का बहुत जल्दी सेंस हो जाता है ना। तो वो कैसे अजीब बिहेव करते हैं। जैसे कि जो फिश है वो पॉन्ड में एगिटेट करना स्टार्ट कर देती है, वो ऊपर की तरफ उछलना स्टार्ट कर देती है। जो स्नैक्स है वो अपने होल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया पे। और जो कहते हैं जो एलिफेंट्स होते हैं उनके जो लेग्स होते हैं, उनके लेग्स में वो क्या करते हैं, वो सेंस कर लेते हैं। जो स्मॉल बिल्कुल मिनिमम वाइब्रेशन भी जो होता है उसको भी वो सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनके बिहेवियर से हम पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा अब बात करते हैं हम मशीन की। जो अर्थक्वेक मेजर करने की मशीन है दैट इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ। ठीक है, सेस्मोग्राफ में क्या होता है, इसमें अर्थक्वेक का जो मेजर कर सकते हैं हम रिचर स्केल के थ्रू। ठीक है, अगर अर्थक्वेक 2.0 या इससे कम है तो मतलब जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो लिटिल बिट है, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। अगर अर्थक्वेक 5.0 है तो मतलब थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है। अगर अर्थक्वेक का मेजर 6.0 है मतलब उसमें हायर मैग्नीट्यूड है और ये काफ़ी स्ट्रांग भी कंसिडर किया जा सकता है। और अगर 7.0 है तो ये एक बहुत ही मेजर अर्थक्वेक है। ऑलराइट, तो ये कुछ स्केल है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कितना स्ट्रांग है और कितना नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हमारे किसकी जो ये मशीन है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक दिया हुआ है आपका रिकॉर्डिंग डिवाइस। ठीक है, और एक दूसरी तरफ है आपका क्या, जिससे कि ये देखिए जो वेव्स वगैरह इसमें रिकॉर्डेड हो रही है मास के थ्रू, और उसमें आप देखिए किस तरीके से ये वेव्स हो रही है। कुछ पेंसिल से आगे लगा हुआ है। देखिए, अगर पी वेव्स आ रहे हैं और एस वेव्स आ रहे हैं, दो तरह के वेव्स आ रहे हैं इसमें। ठीक है, जो पी वेव्स आ रहे हैं नीचे की तरफ जहां पे वर्टिकल सिस्मोग्राफ लिखा हुआ है, वहां पर आप नोटिस करिए, अगर पी वेव्स ऊपर की रिकॉर्डिंग डिवाइस में पी वेव्स अगर ऊपर की तरफ आ रहे हैं दैट मीन्स क्या है कि उसमें कंप्रेसिव हो रहा है। ठीक है, सिर्फ अंदर कंप्रेशन हो रहा है। और अगर एस वेव्स आ रहे हैं मतलब वो अंदर से शीरिंग करना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, तो ये है हमारे सिस्मोग्राफ की मशीन, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, वो आने वाला है या नहीं। ऑलराइट, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। आज हमने इसमें किस किस के बारे में पढ़ा, अबाउट अर्थक्वेक, अबाउट वॉल्केनिक इरेक्शन, अबाउट लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे इसका सेकंड पार्ट भी है जिसमें हम जो एक और हमारा पॉइंट बच चुका है दैट इज एक्सोजेनिक फोर्स, उसको हम लेंगे। ठीक है, तो ये एंडोजेनिक फोर्स आज फिनिश हो चुका है, एक्सोजेनिक फोर्स हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। और इस सेशन में अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ प्रेस ऑन लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।